हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे 1061 पोस्ट निकला है। कितना? 1061 पोस्ट निकला है। तो उसमें हम जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं, टेस्ट सीरीज के श्रृंखला में जी के जीएस का आज हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री आप कोई भी पेपर दीजिए, सेंट्रल लेवल दीजिए एग्जाम या आप स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको मध्यकालीन भारत से पूछे जाते हैं, मतलब मिडिवल हिस्ट्री से, और जो बचता है, जो पोर्शन आपसे बचता है, एंशियंट हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा तैयारी करके रखना है। समझ गए ना? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से 20 क्वेश्चन आपको जी के जीएस से देखने को मिल जाएगा। समझिए ना, 20 क्वेश्चन जी के जीएस से मिल जाएगा। तो क्या है, देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पे। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्ले लिस्ट बना हुआ है बहुत सारे। उसमें आपको पॉलिटी का भी क्वेश्चन, उसमें जो टेस्ट सीरीज आ रहा है मॉडर्न, उसके बाद साइंस का भी आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी आ रहा है, और एंशियंट हिस्ट्री का आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसमें हम थ्योरी क्लास पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से जाके आप एंशियंट हिस्ट्री का तैयारी कर लीजिए। उसमें पूरा दास वंश पूरा खत्म है, मतलब जो दिल्ली सल्तनत है वो खत्म है, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें, देखिए, ये नंबर नोट कर लीजिए। बोलिए सर, ये नंबर 7564864459, शशि कुमार से नाम से ये नंबर सेव कर लीजिए। यदि आपको ई बुक लेना हो, ई बुक लेना है तो आप ई बुक आप इस नंबर से 70 रुपीज़ का पेमेंट करके 4 सब्जेक्ट का, चारों सब्जेक्ट, उसमें क्या, चारों सब्जेक्ट, जी के जी एस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, चारों का आपका, चारों सब्जेक्ट का आपका जो पीडीएफ है मात्र 70 रुपीज़ में मिलेगा। समझ गए ना? तो बोलिए सर, इतना कम रुपीज़। देखिए, ऑनलाइन जमाना आप लोग जानते हैं ना, तो जितना आपको ये मेंटेनेंस चार्ज है, ये हम आपसे बुक का चार्ज नहीं ले रहे हैं। अब क्या है कि ये भेजना पड़ता है ना? तो देखिए, तो उसमें आपको क्या है कि करंट अफेयर का भी क्लास ला रहे हैं। और आपको बताए थे, देखिए, एक रिजेक्शन लिस्ट आ गया है। रिजेक्शन लिस्ट आने के बाद 1 महीना में आपका एग्जाम हो जाएगा। 1 मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपका एग्जाम 10 मार्च से लेके और 25 मार्च तक, मतलब बुझ जाइए कि पूरा मार्च भर में आपका एग्जाम ले लेगा। तो करंट अफेयर के भी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, और अगस्त 2022 से फरवरी 2023 तक पूरा करंट अफेयर बताएंगे। और जो जो पीडीएफ लिया है, जिस तरह करंट अफेयर बताते हैं, सभी जो जितना भी नोट है, जैसे मैं अभी हम पढ़ा रहे हैं नोट, तो ये नोट उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस मतलब क्लास से व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी यदि नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 1878 है ना, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को वायसराय, मतलब कौन सा वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया। तो आप लोग बताइए, आप लोग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में जानते हैं? क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 1878 में आया था और 1882 ईस्वी तक रहा था। बोलिए सर, इतना साल? देखिए, हाँ, देखिए, बोलिए सर, ये क्या था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो उससे हम आपको पहले बता दें। देखिए, 1878 में उस समय जो वायसराय था, जो भारत का वायसराय था। बोलिए सर, भारत के वायसराय? यस, क्योंकि 1857 की क्रांति में आपको बताया था ना, 1857 की क्रांति का जो युद्ध हुआ, मतलब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ब्रिटिश शासन, जो भारत का शासन था, ब्रिटिश शासन के हाथ से लेके, मतलब ब्रिटिश कंपनी के हाथ से लेके, जो वहाँ के जो महारानी थे, जिसको क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं ब्रिटेन में, वो अपने हाथ में ले लिया था। तो ये समझ गए? और उसके बाद जो भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग, उनको भारत का वायसराय बना दिया गया। कब बनाया गया था? 1858 ईस्वी में बनाया गया था। तो इसीलिए 1878 ईस्वी में जो लॉर्ड लिटन था, कौन था? लॉर्ड लिटन जो था, वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाता है। और लॉर्ड रिपन जो उसके बाद बनता है वायसराय, वो 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर देता है। तो इतना समझ गए? चलिए, अब थोड़ा हम आपको बता देते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 ईस्वी में लाया गया था, 1878 में लाया गया था, वो क्या था? देखिए, उसमें क्या था, उस समय तो आपको समझ गए थे ना, प्रेस का वो आ गया था, मतलब प्रेस का जमाना आ गया था। लोग जो समाचार पत्र के माध्यम से, जितना भी भारत के क्रांतिकारी थे, वो मतलब समाचार पत्र के माध्यम से जो देश के जनता था उनके बीच बातों को पहुंचाया जाता था प्रेस के माध्यम से। इतना समझ गया? चलिए, तो
जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने और ब्रिटिश नीति के जो प्रति आलोचना की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए, जो जैसे में जो आलोचना आलोचना का मीनिंग आप क्या समझ गए, जो प्रेस में लिखा जाता था, जो वहाँ पे क्या हो गया, जैसे में आप लोग अभी अखबार देखते हैं ना, अखबार देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, तो उसी तरह था ना उस समय में। तो जो ब्रिटिश विरोधी बातें को जो छपता था, उसको नहीं छपना है। पहले आपको सरकार से परमिशन लेना है। क्या लेना है? सरकार से आपको परमिशन लेना है। जब सरकार आपको बताएगा कि नहीं आप छापना है, तो आप छाप सकते हैं। तो वही था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। समझ गया? चलिए, उसके बाद आपको बता दिए था 1878 मतलब 78 में 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, और जो समाप्त किया गया था 1872 मतलब 1872 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए देखिए, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन भी आई है, याद रखिएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। देखिए, जो स्टूडेंट पहले से तैयारी किए हुए हैं, समझ गए ना, जैसे में एसएससी का एग्जाम दिए होंगे, स्टेट लेवल के एग्जाम दिए होंगे, सेंट्रल लेवल के एग्जाम दिए होंगे, तो ये सब जानते होंगे। लेकिन जो नए स्टूडेंट है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सही से तैयारी कीजिए। और जो आप लोग कितना भी पुराना खिलाड़ी हो, तो जब तक आप स्टूडेंट है, आपको रिवीजन, मतलब क्या, रिवीजन 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 आपको करते रहना है। समझ गया ना? क्वेश्चन, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इसी तरह देखने को मिल जाएगा आपको एग्जाम में। उसके बाद देखिए, लॉर्ड डफरिन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जब वायसराय था, तो आप जानते हैं ना, 28 नवंबर 1885 ईस्वी को, 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था कब? 1885 ईस्वी में। तो वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो इतना आपको इस बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्या है कॉरलिंग ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था? देखिए कितना, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह आपका भी क्वेश्चन वहां आपको एक या दो क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो कॉरलिंग ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था। तो कौन सा जो वायसराय लाया था? तो आप लोग जानते होंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड जानते हैं ना? तो उसी का जो जनरल डायर के द्वारा, किसके द्वारा? जो ब्रिटिश अधिकारी था, जनरल डायर लाया था। समझ गए ना? ब्रिटिश अधिकारी था, वायसराय नहीं था, याद रखिएगा। ब्रिटिश अधिकारी का क्या नाम था? जनरल डायर नाम था, वही लाया था, याद रखिएगा। क्या था इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, जनरल डायर ने कुख्यात कॉरलिंग ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था। जैसे में आप कोई गली से जा रहे हैं, जैसे अमृतसर में या पंजाब में, उस समय 1919 की घटना है, तो कोई गली से आप गुजरते थे तो आपको रेंग के जाना पड़ता था। क्या? रेंग के जाना पड़ता था। देखिए कितना मुश्किल काम है, से रेंग का जाना पड़ता था। देखिए उसके बाद क्या हुआ, वह अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। कौन? जनरल डायर। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कौन था? जनरल डायर था। उसके बाद देखिए वारेन हेस्टिंग्स, बोलिए सर। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आप देख लीजिए। देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो था 1732 1818 ईस्वी तक, है ना, ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स, है ना, डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश की घोषणा की थी। कब? 1929 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड इरविन के बारे में भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछा जाता है। आप जानते होंगे, गांधी इरविन समझौता भी आप जानते होंगे 1931 में। तो आपको याद रखना है, वायसराय के बारे में आपको जानना है, याद रखिएगा। कोई भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, आप लोग समझ गए होंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन क्या, आगे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आएगा हम आपको पूरा डिस्कस कर देंगे। किसके द्वारा लाया गया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1773, है ना, से 1885 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। आपको हम बताए थे ना कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स था। आपको बताए थे ना, अभी तो हम बताए थे यहाँ वारेन हेस्टिंग्स। तो कब से कब? 1773 से 1750 ईस्वी तक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, उन्होंने नागरिक प्रशासन की प्रणाली की स्थापना की, जो एंग्लो इंडियन सुरक्षा, और एंग्लो इंडियन का मीनिंग समझ गए ना, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश, भारतीय मूल के जो ब्रिटिश है, उसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। समझ गए ना? मतलब क्या,
उनका जो खानदान हो आपको ब्रिटिश होना चाहिए, वो भारत से भी संबंध रखते हो, तो उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो इतना समझ गए ना। देखिए, तो इस तरह आपको हम इतना जानकारी बताते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ना, आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, आपको क्या करना है, तैयारी लगातार आपको रेगुलर 2-3 वीडियो आते रहेगा, आप लोग लगातार इसी तरह तैयारी करते रहिएगा। और जो भी डाउट हो कमेंट में लिखिएगा, क्या कमेंट में आप डाउट लिखिए, जो भी डाउट लगे से सर ये समझ नहीं आया तो उसको फिर आपको समझाया जाएगा, याद रखिएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था, बताइए कौन था। तो लॉर्ड कर्नवालिस ही था। तो आपको पहले बता देते हैं, देखिए आपको अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बता देते हैं, क्योंकि देखिए अस्थाई बंदोबस्त से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अस्थाई का जो बंदोबस्त है ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताते हैं। देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में लाया गया था। कब? 1793 ईस्वी में लाया गया था, इतना याद रखना है। और कौन कौन सा क्षेत्र था बताइए। तो आपको याद रखना है, बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। कौन कौन था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इतना आपको याद रखना है, समझ गए। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और पूछ देगा, अस्थाई बंदोबस्त को क्या बोला जाता है, मतलब और भी नाम से जाना जाता है, क्या था बताइए। तो अस्थाई बंदोबस्त को क्या है, इस्तेमारी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था, याद रखिएगा। और भारत के 19% भाग पर था। देखिए 19% भाग पर, पूरे भारत के 19% भाग पे था अस्थाई बंदोबस्त। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो क्षेत्र था उस पर अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद है रैयतवारी। क्या है? रैयतवारी बंदोबस्त, है ना, रैयतवारी बंदोबस्त। तो इसके बारे में बताते हैं। देखिए रैयतवारी बंदोबस्त जो है कर्नल रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में, और एक मुनरो था, मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में लाया गया था। तो याद रखिएगा, रैयतवारी बंदोबस्त कर्नल रीड के द्वारा 1792 और मुनरो के द्वारा 1820 में लाया गया था। और कहाँ कहाँ था बताइए। तो ये मद्रास में था, उसके बाद असम में था और बम्बई में था, याद रखिएगा। और पूरे भारत का 51% भाग पे था, पूरे भारत का 51% पर सबसे ज्यादा रैयतवारी ही था, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ था? मद्रास था, बम्बई था और असम में था, इतना समझ गए। और बताइए रैयतवारी में जो था लगान जो वसूला वसूला जाता था, किसानों से सीधा लगान वसूला जाता था, याद रखिएगा, किसानों से सीधा लगान वसूला जाता था। तो समझ गए, अस्थाई बंदोबस्त बता दिए, रैयतवारी बता दिए, और एक और बता देते हैं, उसका नाम है महाल वारी, नाम है, देख लीजिए क्या है, महाल वारी। देखिए इतना हम आपको पूरा आपको डिस्कशन, आपको पूरा जानकारी देते हैं। देखिए महालवारी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त में जो कर लिया जाता था गांव से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गांव से लिया जाता था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए किसके द्वारा लाया गया था। तो देखिए हाल्ट मैकेंजी एवं मार्टिन बर्ड के द्वारा, याद ये सब आप नोट कर लीजिए। हाल्ट मैकेंजी एवं मार्टिन बर्ड के द्वारा 1819 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में महालवारी बंदोबस्त लाया गया था। और कहाँ लाया गया था? देखिए दक्षिण यूपी, उसके बाद मध्य प्रांत, मध्य प्रांत आप जानते हैं, मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब, दक्षिण यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब में लाया गया था। और पूरे भारत का 30%, 30% भाग में ये क्या किया जाता था, जो महालवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इतना बता दिए। चलिए उसके बाद देखिए, तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में थोड़ा यहाँ से भी देख लेते हैं। क्या है अस्थाई बंदोबस्त? जो है भू राजस्व प्रणाली थी, जिसमें राजाओं और जो तालुकदार थे को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। जो साहूकार थे, राजा था वहाँ का जो क्षेत्र का, उसको जो था जो जमींदारों के रूप में मान्यता दी जाती थी। और वो जो है ना, वो मतलब किसान से कर लेके अंग्रेज को, ब्रिटिश को पहुंचाते थे, और कुछ हिस्सा अपने आप को अपने पास रख लेते थे, इतना याद रखना है। और देखिए उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी को राजस्व देने के लिए कहा गया, आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 1793 ईस्वी में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, तब बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको तो हम कितना बार बता दिए थे कौन था, तो लॉर्ड कर्नवालिस। और इसको इतना क्वेश्चन हम कितना बार आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में, है ना, 1882 में हंटर आयोग का नियुक्त किया गया था। बोलिए सर, हंटर आयोग? यस, हंटर आयोग। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, है ना।
देखिए तो कौन था, लॉर्ड रिपन था। आपको पता था 1882 ईस्वी में कौन वायसराय था, तो लॉर्ड रिपन वायसराय था। समझ गए, आपको पता था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी निरस्त कर दिया था, कौन किया था, लॉर्ड रिपन ही किया था 1882 में। और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको, लॉर्ड रिपन को। चलिए, और आपको बताया था ना 1881 में जो जनगणना प्रति स्टार्ट हुआ था, प्रत्येक 10 वर्ष पर जो स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था। और 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना शुरू किया गया था। देखिए कितना क्वेश्चन बता दिए, इतना आपको याद रखना है। चलिए देखिए 1882 ईस्वी में हंटर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की थी, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। आप बोलिए सर हंटर आयोग क्यों दिया गया, बताइए। क्योंकि जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम ही हंटर था, इसीलिए वो जो आयोग का कमेटी का जो नाम रखा गया, हंटर आयोग रखा गया। समझ गए। उसके बाद देखिए 3 अप्रैल 1882 को हंटर आयोग का गठन किया गया था। कब, 3 अप्रैल 1882 को। तो याद रखिएगा इस आयोग का उद्देश्य क्या था, बताइए। 1854 के वुड्स डिस्पैच के निष्पादन की जांच करना। बोलिएगा अच्छा वुड्स डिस्पैच, देखिए आपको हम बताएंगे, आगे क्वेश्चन आएगा हम इसके बारे में बता देंगे। समझ गए। तो क्यों लाया गया था, 1854 में जो वुड्स डिस्पैच के निष्पादन की जांच करना। उसके बाद देखिए प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए भारत में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना। क्योंकि देखिए प्राथमिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा मतलब क्या हुआ है, क्योंकि देखिए उस समय जो अंग्रेज थे, तो वो जो पाश्चात्य पाश्चात्य है ना, पाश्चात्य जो शिक्षा था उसको बढ़ावा देते थे। तो अंग्रेज अपना जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे वो अपना नहीं पाते थे। समझ गए ना। तो इसीलिए जो हंटर आयोग का नियुक्ति किया गया, जिसमें जो स्थानीय जो शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो इतना आपको बारे में जानना जरूरी है। और उसके तहत देखिए 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। याद रखिएगा 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, किसके सिफारिश पे, तो हंटर आयोग की सिफारिश पर। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था, 1887 ईस्वी में। तो इतना याद रखेंगे ना। 1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया और 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के शासन काल में समाप्त किया गया। तो आप लोग समझ गए हो कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कब, 1829 ईस्वी में। और किसके सहयोग से किया गया बताइए, तो राजा राम मोहन राय के। आधुनिक पुरुष बोला जाता है किन को, आधुनिक युग का पुरुष बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। इतना आपको याद रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। तो किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक को मतलब ये श्रेय दिया जाता है कि सती प्रथा को समाप्त किया। और सहयोग कौन किए थे, तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गए थे। तो आपको बता दिए कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के इसी तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, समझ गए ना। और कौन सहयोग दिए थे, देखिए राजा राम मोहन राय के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। और उसे अपराध घोषित किया गया, किसको, सती प्रथा को। और कब समाप्त किया गया सती प्रथा को, 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। समझ गए। तो इसी तरह क्वेश्चन आपको आते रहेगा। और जो मिडिएबल हिस्ट्री है प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप लोग तैयार कर लीजिए। क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपका मिडिएबल हिस्ट्री का आएगा, जो दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन आएगा, जो पढ़ाए हैं उसी में से आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 है ना 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वह भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करें। जो भूखे बंगाल में लोग थे उनको जो है भोजन प्राप्त किया जाए, मतलब भोजन दीजिए 1943 में। तो कौन था वायसराय बताइए, लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। देखिए अकाल उस समय बहुत ज़्यादा आता था, समझ गए ना। अकाल बोलिए, महामारी बोलिए। और जब भी अकाल आता था, देखिए 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद भी अकाल आया था। तो जब भी अकाल आता था तो 30%
जो उस क्षेत्र का जो जैसे बंगाल में अकाल आया तो 30% जो जनसंख्या था वो मतलब उसके प्रकोप में आ जाता था, बहुत सारे जो लोगों की मृत्यु हो जाती थी, तो इतना याद रखिएगा। और बहुत सारे गांव जो है उसको खाली कर दिया जाता था, लोग यहाँ वहाँ बस जाते थे। फिर उसके बाद जब प्रकोप जो महामारी का प्रकोप कम हो जाता था, जैसे हैजा हो गया चाहे कोई भी हो गया, तो महामारी का प्रकोप जब खत्म हो जाता था तो 4 साल 5 साल 10 साल के बाद फिर लोग वहाँ पे जो उस क्षेत्र में बसते थे। तो मध्यकालीन भारत में भी आपको बताए थे किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताए थे। तो उसमें भी देखिए दिल्ली में जब प्रकोप आया था, महामारी आया था, तो वो दिल्ली को मतलब वहाँ से दूर दौलताबाद में बस गए थे। तो वहाँ से आप लोग विशेष जानकारी ले सकते हैं वीडियो से, समझ गए। उसके बाद देखिए क्या है, देखिए 1943 ईस्वी में बंगाल के अकाल के दौरान लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे, इतना समझ गए। उन्होंने ग्रामीण जो बंगाल वासी था, बंगाल में रहे थे लोगों को राहत सामग्री वितरित की। ऐसा माना जाता है कि 1943 का बंगाल अकाल, जिसके बारे में अनुमान है कि 30 लाख लोग मारे गए, देखिए कितना लोग मारे गए, देखिए 30 लाख लोग मारे गए। तो आप लोग तो ये समझ गए होंगे, कोरोना वायरस ही देख लिए होंगे। देखिए इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, इसको महामारी ही बोलिएगा ना। तो क्या है कि देश अभी विकसित है तो ये कंट्रोल कर लिया कोरोना वायरस पे, समझ गए। सुख के कारण नहीं था, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की पूर्ण नीति विफलता के कारण था। जब हम आपको बताएंगे, जब पढ़ाएंगे तो आपको इस पर विशेष जानकारी करेंगे। जो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री था, क्या नाम था, चर्चिल, तो कौन सा नीति लाया था तो विफल हो गया था। उसके बाद बंगाल में अकाल आया तो बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन अंग्रेज जो है वो सिर्फ अकाल ही बोले कि यहाँ पे सूखा के कारण फसल सही से नहीं हो पाया, लोग इतना मरा, कितना लोग, 30 लाख लोग मरा। लेकिन जो वो नीति लाया था उसके बारे में वो नहीं बताया, समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता, क्या है, कोड बोला जाता है, सीओडी है ना, आईपीसी की शुरुआत की, जिसने राजस्व प्रशासन तथा न्यायिक प्रशासन को अलग किया। तो कौन था, लॉर्ड कर्नवालिस था। कौन था, लॉर्ड कर्नवालिस था। जहां भी आपको आईपीसी दिख जाए, आईपीसी क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख जाए, तो याद रखिए कौन है, लॉर्ड कर्नवालिस है। देखिए लॉर्ड कर्नवालिस ने एक कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान करता था, इतना आपको याद रखना है। इस कोड में पुलिस और न्यायिक और नागरिक प्रशासन को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान को शामिल किया गया, जैसे में किस तरह शासन चलाना है, जो वो आईपीसी में शामिल किया गया था, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, लॉर्ड कैनिंग के, बताए थे ना, 1 नवंबर 1858 ईस्वी के, है ना, 1 नवंबर 1858 को आपको बताए थे ना। जो ब्रिटिश भारत का जो शासन था क्राउन के हाथ में, जो इंग्लैंड के जो महारानी थी क्राउन के हाथ में चला गया था, और जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का वायसराय बना दिया गया। उसका नाम क्या था बताइए, तो लॉर्ड कैनिंग था, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, देखिए सिख युद्ध में आप महाराजा रंजीत सिंह का नाम सुने होंगे, महाराजा रंजीत सिंह के नाम सुने होंगे। तब महाराजा रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद ही आंग्ल सिख युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो 2 युद्ध हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको बता दें। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लॉर्ड हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। और कब हुआ था, देखिए जो प्रथम सिख युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 ईस्वी में हुआ था। 1845 से 1846 ईस्वी के बीच सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। और उसके बाद देखिए 1846, याद रखिएगा 1846 में 2 संधि होता है, लाहौर की संधि और क्या है, भैरोवाल की संधि होती है। लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि के द्वारा प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध है उसको समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर क्या होता है, सेकेंड जो आंग्ल सिख युद्ध होता है, कब होता है, 1848, है ना, 1848 से
1848 से 1849, 1848 से 1849 ईस्वी तक, समझ गए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद क्या होता है, जो सिख का जो क्षेत्र होता है, जो उनका साम्राज्य है, उसको हड़प लिया जाता है। किसके द्वारा हड़प लिया जाता है बताइए? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प लिया जाता है। और देखिए आपको बता दें, शाह सुजा, समझ गए ना, शाह सुजा ईरान के व्यक्ति था, व्यापारी था। शाह सुजा जो था, महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा देता है, समझ गए ना। लेकिन जब द्वितीय सिख युद्ध समाप्त होता है 1849 ईस्वी में, तो कोहिनूर हीरा को सिख से ले लिया जाता है, जो सिख साम्राज्य से ले लिया जाता है, और उसको ब्रिटेन भेज दिया जाता है, समझ गए ना। तो ब्रिटेन कब कोहिनूर हीरा को भेज दिया जाता है? 1849 ईस्वी में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कानून ने वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में ब्रिटिश विषयों से संबंधित मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति दी? तो कौन सा था बताइए? इलबर्ट विधेयक था। आप लोग इलबर्ट विधेयक के बारे में समझ गए होंगे, 1884 ईस्वी में आया था। तो ये इतना याद रखिएगा। आपको सूची 1 और सूची 2, मतलब लिस्ट 1 लिस्ट 2, सूची भी आपको जो है लिस्ट 1 लिस्ट 2 भी मिलान करने का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो उसमें से आपको, जैसे मैं चारों दे दिया, चारों ऑप्शन दे दिएगा, और कौन सा ईस्वी में कौन हुआ था आपको करेक्ट करने के लिए दे देगा। तो इतना आपको याद रखना है। तो इलबर्ट विधेयक के बारे में देख लेते हैं। बोलिए सर, इलबर्ट विधेयक जो था वो क्या था बताइए? तो इलबर्ट विधेयक जो था, देखिए 1883 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1883 ईस्वी में प्रस्तावित हुआ था, जिसमें वरिष्ठ भारतीय नागरिकों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। जो यूरोप के जो अधिकारी था, यदि वो गलत करते हैं तो उसको जो सजा सुनाने के लिए भारतीय जो न्यायाधीश है उनको भी नियुक्त किया जाता था। तो इतने से क्या है कि जो यूरोप के लोग थे, जो ब्रिटिश बड़े बड़े अधिकारी थे, वो विरोध किए, किसी भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया जाए। इतना आपको याद रखना है। तो आप बोलिए सर, वायसराय कौन था उस समय? तो आप लोग समझ गए ना, जो अच्छा जो भारत का उद्धारक भी बोला जाता है, किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन ही था। कौन था? लॉर्ड रिपन था, समझ गए। और आपको बता दें, इससे पहले यह अधिकार नहीं था। कौन अधिकार? जो भारतीय जो न्यायाधीश था, भारतीय जो न्यायाधीश थे, वो ब्रिटिश अधिकारी के जो मामले की सुनवाई में भाग नहीं लेते थे। इतना आपको जानना जरूरी है। उसके बाद देखिए क्या है, भारत में प्रवेश अध्यादेश 1914। बोलिए सर ये क्या है बताइए? तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं आपको क्या है। सितंबर 1914 में ब्रिटिश भारत में पारित एक कानून प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में भारत सरकार को भारत लौटने वाले लोगों की स्क्रीनिंग, हिरासत और आवाजाही को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी गई थी। किसमें? भारत में प्रवेश अध्यादेश 1944। आप लोग समझ गए ना, 1914 से 1919 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और उसमें जो है भारत से भी बहुत सारे जो सैनिक थे, वो उस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे। तो इसलिए यहाँ पे जब भाग लिए तो बहुत सारे जो सैनिक थे वो भारत लौटना चाहते थे। इसलिए भारत में प्रथम प्रवेश अध्यादेश 1914 में लाया गया था, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्या है मोंटफोर्ड सुधार प्रस्तुत की गई थी? तो क्वेश्चन देखिए सही से पढ़ना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो 1919 याद किए हुए हैं। देखिए अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, बीपीएससी का एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज था। तो आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है। क्या पूछा है? रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई थी? ये देखिए, रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई थी? तो 1918 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, और लागू कब किया गया था? तो 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। और आपको बता दें, उसमें जो मॉन्टेग्यू था, मॉन्टेग्यू जो था भारत सचिव था। तो आपको भारत सचिव के बारे में जो लेक्चर 1 में उसमें आपको बता दिया है। और चेम्सफोर्ड जो था भारत के वायसराय था, इसीलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम रखा गया था। तो मॉन्टेग्यू क्या था? भारत सचिव था, और चेम्सफोर्ड जो था वायसराय था भारत का। इतना आपको जानना जरूरी है। उस बोलिए सर, जो रिपोर्ट लाया गया था, इस रिपोर्ट में क्या था? देखिए इसमें था भारत को स्वराज संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किया गया सुधार था। मतलब स्वराज मतलब आप ये था कि जब आप लोग प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज का साथ दीजिए, आपको
स्वशासन लौटा दिया जाएगा। समझ गए? उसके बाद देखिए, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांत के बीच शक्तियों के दायित्व को स्पष्ट रूप से बांट दिया गया है। अभी भी देख रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, समझ गए ना? तो केंद्र में प्रधानमंत्री और शासन चलाते हैं, समझ गए ना? केंद्र में, और राज्य में कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो इतना आपको जानना जरूरी है। और आपको बता दें, देखिए, और उसके बाद क्या हुआ कि जो अधिनियम लाया गया था उसमें भारतीयों के जो स्वशासन मांग को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था। जो स्वशासन, भारत के जो व्यक्ति थे, कांग्रेस के जो नेता थे, वो स्वशासन का मांग कर रहे थे, उसको पूरी तरह से नकार दिया गया था। किसमें? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में लाया गया था। समझ गए? उसके बाद देखिए उसमें क्या था। उसके बाद देखिए, इतना आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब की कुशासन को बहाने नवाब की कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो किस रियासत पे? आप लोग समझ गए होंगे किस रियासत पे? अवध पे। किस पे? अवध पे। देखिए, अवध को नवाब की कुशासन, मतलब आप यहाँ पे अवध में बोला गया जो नवाब है वो शासन सही से नहीं चला पाते हैं। नवाब जो है शासन सही से नहीं चला पाते हैं, इसलिए जो ब्रिटिश जो ब्रिटिश है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, या ब्रिटिश बोलिए, वो अवध को अपने राज्य में हड़प लेगा। इतना था, आपके समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या था। अवध के नवाब को 1801 में ब्रिटिश कंपनी को अपना आधा क्षेत्र देने के लिए मजबूर किया गया था। नवाब सहायक बलों के लिए भुगतान करने में विफल रहा था। समझ गए ना? भुगतान नहीं कर पा रहा था। उसके बाद देखिए, 1858 में अवध राज्य को राज्य के कुप्रबंधन के आरोप में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। कब? 1857 ईस्वी के युद्ध के बाद 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वर्ष 1878 ईस्वी में, मतलब 1878 में ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था? तो आप लोग को कितना बार बता दिए हैं कौन सा अधिनियम था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए इस तरह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो कौन वायसराय था? आप लोग समझ गए होंगे, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी लाया था। देखिए 1877 ईस्वी में, मतलब 1877 में लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को ब्रिटिश भारत के नियंत्रण के हस्तांतरण की परिणति थी। आपको बता दे देना, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो भारत का शासन है सीधे क्राउन के हाथ में चला गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में कब स्थानांतरित किया गया था? देखिए VVI क्वेश्चन याद रखिएगा, 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1911 और 1912 में कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1911 मतलब 1911 में जो है कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी हस्तांतरित किया गया था। देखिए, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया था 1911 में। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि दिल्ली से भारत पर शासन करना कलकत्ता की तुलना में आसान और अधिक सुविधाजनक था। इसलिए 12 दिसंबर 1911 को साम्राज्य का नाम क्या था? जो सम्राट था उसका नाम क्या था? जॉर्ज पंचम था। जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश राज्य की राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। और आपको बता दें, एक क्वेश्चन और पूछ देगा, 13 फरवरी याद रखिएगा। देखिए 13 फरवरी मतलब 13 फरवरी 1931 की घटना है। 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक तौर पर जो देश की राजधानी दिल्ली है उसको राजधानी घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे आधिकारिक तौर पर कब घोषित किया गया था, तो 13 फरवरी 1931 को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह क्वेश्चन आपको आते रहेगा। और आपको बता दें, देखिए ई बुक आप ले लीजिए, क्योंकि देखिए इतना खर्च आप कर लेते हैं। ई बुक से क्या है कि आपको जितना भी क्लास होगा आपको व्हाट्सएप के माध्यम से स्टडी विद क्रेजी ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा।
उसके बाद आपको रेगुलर क्लास जिस तरह क्लास आएगा इसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर दिया जाएगा और क्लास का भी लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। और आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन खुद से यदि आप लोग नहीं पढ़िएगा एग्जाम में आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए जनरल इंग्लिश हो गया, उसमें यदि आप इडियम्स खुद से नहीं पढ़िएगा, जिस तरह हम पढ़ाते हैं उसी तरह आप लोग पढ़िए। इडियम्स हो गया, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, तो खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा, परेशानी हो जाएगा। उसके बाद एप्टीट्यूड का बहुत सारे क्वेश्चन उसमें है, रीजनिंग का बहुत सारे क्वेश्चन है, जीके जीएस है, उसके बाद बहुत सारे आपको ई बुक से के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। समझ गए? तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।